1947 में आजाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ अपना सफर शुरू किया। आज की डेट में इंडिया को दुनिया संकट काल में ब्राइट स्पॉट की तरह देख रही है, जबकि पाकिस्तान की दो ही पहचान बची है। एक तो यह कि यह देश आतंक फैला सकता है, दूसरा यह कि यह किसी से भी भीख मांग सकता है, कहीं भी कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। और यही सच भी है। पाकिस्तान को अगर IMF से लोन नहीं मिला तो अगले कुछ हफ्तों में दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर मौलाना सब भीख मांगने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में खुद की मौजूदगी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान हाथ पैर मारता रहता है। उसको लगता है कि इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हैसियत है नहीं, लेकिन ट्राई करता रहता है इंडिया को देखकर। अभी सोमवार को ही तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। भारत समेत कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे आए। तो पाकिस्तान को लगा कि बॉस हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, हम मुसलमानों की बात करने वाले तुर्की की मदद के में पीछे कैसे रह सकते हैं। तो भाई अपना कूद पड़ा मदद देने के लिए कि हम भी मदद देंगे, हम भी मदद देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने मदद के नाम पे जो किया वो आप सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे कि क्या ही देश है बॉस। और उसके बाद उसकी घनघोर बेइज्जती हुई। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पूरा चैप्टर खोलूं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि तुर्की में भूकंप के बाद हाल क्या है। इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने जो किया वो कोई जाहिल भी शायद ना करे। दरअसल तुर्की की हालत खस्ता है इस वक्त। आप तस्वीरों में देखिए, सोमवार को आए भयानक और विनाशकारी भूकंप से तुर्की में अब तक 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। 15,000। कई शहर मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। इन तस्वीरों में तुर्की की तबाही साफ दिख रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई भाई, आप देखिए कैसे मलबा गिरा हुआ है। बड़ी छोटी हर इमारत या तो पूरी तरह गिर चुकी है या फिर टेढ़ी हो गई है, गिरने वाली है। लोग सोच रहे हैं घर में रहें ना रहें, कौन सा घर गिर जाए पता नहीं। यह तस्वीर तुर्की के अंटाकिया शहर की है। यहां भी वही हाल है, चारों तरफ भूकंप से हुई तबाही दिख रही है। अभी भी मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही है। यह तस्वीर अब आप जो देख रहे हैं यह मरास शहर की, जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। भूकंप का केंद्र गाजियातेप शहर था जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। मरास, अंटाकिया और नूरदगी शहर में भी भूकंप से भारी तबाही मची। तुर्की में भूकंप ने किस तरह से तबाही मचाई है उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जिनमें दिखता है कि ये देखिए भूकंप से पहले क्या हाल था और भूकंप के बाद क्या हाल हो गया। आप तस्वीर देखिए कि कैसे इमारतें गिरी हुई दिख रही हैं नीचे वाली तस्वीर में, और जो मैदान वहां दिख रहा है उसमें नीचे वाली तस्वीर में देखिए कैसे रिलीफ कैंप लगाया गया मैदान में, क्योंकि घरों में रहना सेफ नहीं। ये तस्वीरें मैक्सर कंपनी ने रिलीज की। तस्वीर मरास शहर की है। इसमें दिख रहा है कि कैसे भूकंप ने इमारतें गिराकर ध्वस्त कर दी। अगली तस्वीर तुर्की के नूरदगी इलाके की है। भूकंप से पहले की तस्वीर 6 सितंबर 2022 की है और भूकंप के बाद की तस्वीर 7 फरवरी की है। इसमें दिखता है कि कितने बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाही मची, इमारतों पर क्या असर पड़ा। इमरजेंसी गाड़ियों का काफिला भी दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं आप कैसे पूरा रोड जो है उसमें इमरजेंसी गाड़ियां दिख रही। यह तो तुर्की का हाल है। अब आता हूं इस पर कि पाकिस्तान ने क्या किया कि उसकी घनघोर बेइज्जती हो गई। दुनिया के कई देश भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी जोश जागा कि हम बॉस कैसे पीछे रह जाएं। खुद कंगाल हो रहा है लेकिन जोश जागा तो गया तुर्की की मदद कर। अच्छा, तुर्की के साथ पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती भी है। इसके अलावा दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी भी दिखानी थी कि बॉस हम भी मदद करते, देखो हम भी इंडिया की तरह हैं। लिहाजा पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने तुर्की जाने का फैसला कर लिया। प्राइम मिनिस्टर बोला कि मैं जाऊंगा, वहां जाकर मैं मदद करूंगा। शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की जाने वाले थे। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि तुर्की के लोगों का मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए PM शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की जाएंगे और तुर्की की सलामती के लिए दुआ करेंगे। अब बॉस किसी की सलामती के लिए दुआ करना है तो अपने घर में बैठ के करो, वहां तुर्की में जाके क्या करोगे। ऊपर वाला क्या तुर्की में बैठा है कि वहीं जाके अर्जी लगाओगे कि बॉस इनको बचा लीजिए भगवान। लेकिन उन्होंने कहा हम जाएंगे। अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि वैसे समय में तुम्हारी खातिरदारी करेगा। शहबाज शरीफ ने यह सोचा ही नहीं कि आपदा के समय तुर्की कैसे किसी VIP की अगवानी कर पाएगा बॉस। शहबाज शरीफ चले थे अपनी राजनीति चमकाने, लेकिन तुर्की ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया, उसने बेइज्जत कर दिया। भाई तुर्की ने साफ कह दिया कि आपदा के समय किसी विदेशी मेहमान का स्वागत नहीं कर पाएंगे। अभी पूरा देश राहत बचाव कार्य में व्यस्त है, इसलिए यहां आने की जरूरत नहीं है। सब मदद भेज रहे हैं, आप भी वही भेज दीजिए। उसने बोल दिया कि भैया मदद भेजो, तुम खुद मत आ जाओ।
और तुर्की गलत भी नहीं है भाई, वो अपने लोगों को बचाएगा कि तुम्हारी खातिरदारी करेगा। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसमें सिक्योरिटी लगाओगे, उसकी मदद करोगे कि अपने लोगों को बचाओगे। तो उसने सामने से पाकिस्तान को मना कर दिया कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि वो कह रहा मैं जाऊंगा और सामने वाला कह रहा कि भैया यहां मत आना, मदद भेजनी तो भेज दो। दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए पाकिस्तान ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की में भूकंप के बाद जारी राहत और बचाव कार्यों को देखते हुए अपना दौरा रद्द कर दिया। अरे भाई, तो जब जाने का बोले थे तब बचाव और राहत कार्य नहीं चल रहा था। लेकिन यही तो दिक्कत है, यहां है ही नहीं इन लोगों का, इसलिए देश भी नहीं चल पाता इनसे। जिस भूकंप में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे तुर्की के कई शहर पूरी तरह से मलबे में बदल गए, ऐसे समय में शहबाज शरीफ मदद की बजाय अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुर्की जाने वाले थे और इस चक्कर में एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा बैठे। पाकिस्तान को मैं बताता हूं कि मुश्किल के समय में किसी की मदद कैसे की जाती है। भूकंप के बाद तुर्की की सबसे पहले मदद करने वालों में कोई देश था तो वो था भारत। नंबर 1 पे भारत था, जिसने सबसे पहले कहा कि हम मदद करेंगे। तुर्की के साथ भारत के वैचारिक मतभेद हैं। तुर्की का स्टैंड भी अक्सर भारत के विरोध में रहता है। इसके बारे में आपको पाठशाला में बता चुका हूं। उसके बाद भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और यह नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि मैं जा रहा हूं या हमारे यहां से कोई विदेश मंत्री जा रहा है। तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? भारत के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया तुर्की को मदद देने के लिए और अब तक 6 विमानों से राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। और राहत सामग्री के नाम पर क्या क्या भेजा भाई? राहत सामग्री भेजी, मोबाइल हॉस्पिटल, सर्च रेस्क्यू टीम भेज दी, क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजियाबाद, कोलकाता से एनडीआरएफ की टीमें तुरंत भेज दी गई। मेडिकल हेल्प की भेजी गई, दवाएं, उपकरण वगैरह। तुर्की के हते इलाके में इंडियन आर्मी फील्ड अस्पताल बना रही है। फील्ड अस्पताल में 30 बेड की व्यवस्था कर दी है। एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक मॉनिटर सब भेज दिया इंडिया ने। धड़ धड़ धड़, ये जानते हुए कि ये हमारा विरोधी है, फिर भी इंडिया चूंकि हर जगह एक तो बड़े भाई की भूमिका में रहता है, दूसरा मदद करना हमारा धर्म है, इसलिए भेज दिया। ये नहीं कि अपने यहां से उठ के चले गए वहां पर पॉलिटिक्स कर। इसके अलावा भी भारत लगातार तुर्की के संपर्क में बना हुआ है और जरूरत के मुताबिक मदद मुहैया करवा रहा है। भारत की मदद पर तुर्की ने धन्यवाद भी कहा। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्वीट किया और लिखा कि टर्किश और हिंदी में दोस्त एक कॉमन वर्ड है। हमारे यहां टर्किश भाषा में एक कहावत है कि जो दोस्त जरूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा फिरात सुनेल ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि ऑपरेशन दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और यह दोस्ती का ऑपरेशन है, क्योंकि दोस्त हिंदी और तुर्की दोनों में इसका मतलब दोस्त है और यह ऑपरेशन भारत और तुर्की की दोस्ती को दिखाता है और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वो तुर्की है जो एक वक्त कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। आज पीएम नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब वो भारत को दोस्त बता रहा है और पुराने दोस्त पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है। और जब दोस्त पाकिस्तान जैसा मूर्ख हो तो कोई क्या ही करे। अच्छा, उसको भी दिख रहा है कि ये अपना देश बचा नहीं पा रहे, हमें क्या बचाने आएंगे। आपको पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानना चाहिए। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। आईएमएफ से जल्दी लोन नहीं मिला तो दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान में इस समय हालत यह है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में एक आदमी 10 रुपए के चिप्स के साथ सूखी रोटी खा रहा है। ये देख रहे हैं, महंगाई से ये हाल है कि एक चिप्स है और 10 रुपए का चिप्स खरीदा भाई ने और रोटी में लपेट के खा रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो बिना गोश्त के इनका खाना गले से नहीं नीचे उतरता है। लेकिन कहां से गोश्त खरीदेंगे, कहां से प्याज खरीदेंगे, इतना महंगा हो रखा है। इस संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए, जो अभी तक मिल नहीं पाया है। आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं उसे भी अब तक पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। आईएमएफ खुद पाकिस्तान के हिसाब किताब को चेक कर रहा है। भाई, ये इस देश की हालत है, वहां आईएमएफ के लोग बैठ के चेक कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देश चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, इनको लोन देंगे तो लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे, लोन लेके खुद तो नहीं खा जाएंगे, जनता को फायदा पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे।
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैसे आईएमएफ उनका कच्चा चिट्ठा खंगाल रहा है। जो बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में आईएमएफ का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज अनइमेजिनेबल, और हमारी जो आईएमएफ के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है हमने। ये उस पाकिस्तान का हाल है जो बात बात पर एटम बम की धमकी देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं, क्योंकि बॉस देश ना पैसे से चलता है, एटम बम से नहीं चलता। लोग को भूख से मर रहे हैं, उनको एटम बम खिलाओगे क्या? पाकिस्तान के मौलाना भीख मांगने के लिए भी एटम बम को साथ लेकर चलने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के तरीके लब्बैक के लीडर शाद हुसैन रिजवी सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के मंत्री एक हाथ में कुरान लें, दूसरे हाथ में एटम बम का ब्रीफकेस उठा लें और पूरी कैबिनेट के साथ जाएं और दुनिया से कहें कि हम कुरान और इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं, तो पूरी कायनात मदद के लिए तैयार हो जाएगी। सुनिए एक बार। निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। भाई कुरान की हिफाजत के लिए चल रहे हो तो स्वीडन क्यों जाओगे और एटम बम का ब्रीफकेस लेके क्यों जाओगे? ये यहां भी धमका के भीख लेने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम बदल देना। भाई ऐसा नहीं होगा, तुम अपना नया नाम सोचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। इस बीच पाकिस्तान थोड़ा स्मार्ट बनने का भी प्रयास कर रहा था तो धरा गया। पाकिस्तान ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए आईएमएफ से लोन मांगने के अलावा यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिया उसने साइड बाय साइड। पाकिस्तान ने अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी 2023 में यूक्रेन को हथियार भेज दिए। अब पाकिस्तान यूक्रेन को 159 कंटेनर हथियारों की सप्लाई करेगा। इसमें 155 mm तोप के गोले, स्नाइपर राइफल की बुलेट शामिल है। ये कंटेनर बीबीसी वेसुवियस नाम के जहाज से पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजे जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने यूक्रेन से T-80 UD टैंक्स की मेंटेनेंस का 710 करोड़ रुपए का सौदा कर लिया है। यहां पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यूक्रेन को हथियार बेच रहा है और आटे की किल्लत दूर करने के लिए रूस से आटा खरीद रहा है। 10 जनवरी को रूस से 35,000 टन गेहूं पाकिस्तान आया था। इस डबल गेम से रूस भड़क गया। पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि भारत में रूस के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है उस पर रूस की नजर है। बॉस कह रहा है देख रहा हूं, हथियारों के मूवमेंट पर भी रूस करीब से नजर रख रहा है। रूस ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि जो तुम कर रहे हो वो हम देख रहे हैं, हमसे छिपा नहीं है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से यूक्रेन को हथियार बेचता रहा तो उसके नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। यानी यहां भी पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। अच्छा, भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने यूक्रेन को हथियार बेचने पर पाकिस्तान से जो कहा उससे पाकिस्तान को अपनी हैसियत का भी अंदाजा हो गया होगा। इसके अलावा रूस के राजदूत ने भारत को लेकर क्या कहा वो भी पाकिस्तान को जानना चाहिए और आपको भी। रूस के राजदूत ने कहा कि हम लगातार कहते रहे कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में कभी भी भारत के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ हमारे रक्षा संबंध हैं, लेकिन ये बहुत सीमित हैं। रूस पाकिस्तान में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन रूस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत के हित प्रभावित हो। मतलब रूस क्लियर कट कह रहा है कि इंडिया मेरी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान तुम्हारी हमको जरूरत है, थोड़ी बहुत तुम्हारे हम आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया को धोखा देके तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। रूस ने पहली बार पाकिस्तान को इस तरह से झटका नहीं दिया, बल्कि इससे पहले सस्ती दर पर तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के सपने को भी रूस ने ही तोड़ा था। पाकिस्तान ने पिछले साल दिसंबर में रूस से तेल पर डिस्काउंट देने की अपील की। पाकिस्तान ने कहा था कि जैसे भारत को रूस डिस्काउंट दे रहा है, सस्ते दर पर तेल दे रहा है, बाकी वैसे पाकिस्तान को भी दे दे। तो रूस ने पाकिस्तान को सस्ती दर पर तेल बेचने से मना कर दिया। रूस ने कहा था कि वो बड़े देशों को जिनकी इकोनॉमी मजबूत और स्थायी है उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, क्योंकि रूस को भी पता है ना भाई, एक तो वैसे ही वो युद्ध में है,
वहां अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इस भिखारी को देंगे, कल कोई पैसा देने से मना कर देगा, फिर कहां से लाएंगे? तो उसको देने से मना कर देगा। हट, इंडिया को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंडिया चमक रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक बेइज्जती के थप्पड़ पड़ रहे हैं। रूस ने धमकाया तो अमेरिका भी पाकिस्तान को झटका दे रहा है। अमेरिका जिसे पाकिस्तान अपना करीबी मानता है और अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद करता रहा है, वही अमेरिका पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों को सजा दिलाने की बात कर रहा है जिन्होंने 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस हैं, वो बोल रहे हैं कि मुंबई पर आतंकी हमला करने वालों और इसके पीछे काम करने वाले आतंकी संगठनों को इसकी सजा मिलेगी। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान गई थी, हमले की साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये वो कह रहे हैं। रूस और अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं, उसकी वजह दरअसल भारत है। दोनों ही देश भारत के साथ अपने संबंधों को पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत की इस ताकत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है। पीएम मोदी ने अमेरिका की तमाम कोशिशों और बयानबाजी के बाद भी रूस के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत गैर हाजिर रहा। रूस से पीएम मोदी ने दोस्ती निभाई, वहां से तेल ले रहे हैं, वहां अर्थव्यवस्था चमक रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने दुनिया के सामने पुतिन से यह भी कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, यानी पीएम मोदी ने रूस का साथ निभाते हुए सही राह पर चलने का संदेश भी दिया। तो अमेरिका और दुनिया को यह मैसेज भी दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और के साथ चलता है और किसी के दबाव में नहीं आता। और वैसे भी इंडिया अभी चमकता सितारा है, कौन इंडिया से पंगा लेगा? लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। इंडिया ही नहीं चमक रहा, चमकता तो हीरा भी। इसलिए पाठशाला में पीएम मोदी का वो प्लान जिससे 1 लाख